दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं उम्र थका नहीं सकती, ठोकर गिरा नहीं सकती, जीत हो जज्बा का तो परिस्थिति हरा नहीं सकती। आज हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने कोरोना काल में अपने साथ साथ अपने सिपाहियों का डट कर साथ दिया। अगर इन्हें ग्वालियर जोन का बाहुबली कहा जाए तो शायद कम ही है। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं एक ऐसे ही बाहुबली जिनका नाम है राजा बाबू, जो ग्वालियर जोन में एडीजे के पद पर पदस्थ हैं। तो आइए मिलते हैं राजा बाबू जी से। राजा बाबू जी, सबसे पहले दूरदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले हम जैसा देख रहे हैं कि आप काफ़ी समय से गीता पाठ भी रहे हैं, भगवान के प्रति आस्था भी आपके प्रति लोगों के प्रति जगा रहे हैं। तो वो एक समय आ गया कोरोना काल में जिसमें लोग डॉक्टर के साथ साथ भगवान को याद कर रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक एक अचानक ही आया हुआ झटका था। सब कुछ सामान्य सा चल रहा था। स्वयं मैंने यहाँ पर ग्वालियर जोन में मैं बहुत सारे फॉरेन जर्नल्स, इंटरनेशनल जर्नल्स पढ़ता हूँ। मैंने देखा कि ये कोविड-19 के केसेज आने लगे। चाइना में बहुत सारे इंटरनेट में मटेरियल आ रहा था। तो मैंने कलेक्टर ग्वालियर और कमिश्नर ग्वालियर को बोल करके 4 मार्च को यहाँ पर बाल भवन में एक कोविड-19 पे सेमिनार कराई थी। और शायद ग्वालियर शहर पूरे मध्य प्रदेश में अकेला शहर था जहां इस तरह की सेमिनार हुई थी। सो हम लोग फोर फ्रंट में रहे हैं, हम लोग बहुत आगे थे इस चीज़ को समझने में, पकड़ने में कि एक नई महामारी कोविड-19 आ गई है। और फिर हमने वो सेमिनार कराई, सेंसिटाइजेशन किया, लोगों को इसके बारे में बताया कोविड-19 वायरस है क्या, इससे कैसे बचना है, क्या एहतियात लेने हैं। और इसी का परिणाम था जो हमारी प्रोएक्टिविज़म था कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ग्वालियर मॉडल को सराहा। और हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, फर्टिलिटी रेट कम है, और हमने कोविड-19 महामारी को बहुत अच्छी तरह झेला है, लोगों की मदद की है। इतने बड़ी तादाद में जो लोग बाहर लौट करके आए, उन सब की मेडिकल स्क्रीनिंग करना है, उनको ऐड देना था, उनको हेल्थ ऐड देनी थी, सब में हम बखूबी खरे उतरे। तो ज़रूर ये कोविड-19 महामारी काफ़ी बड़ा झटका थी। जो जिस तरह जीवन हम लोगों का चल रहा था, अच्छी पॉलिसिंग चल रही थी यहाँ पर। हमने क्राइम वर्क में काफ़ी अच्छा काम किया था। जो आतंक अपराधी थे, गुंडे थे, लुटेरे थे, बदमाश थे, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन कराया था मैंने। आपने देखा 4 बार पुलिस को प्रतिरक्षा में गोली चलानी पड़ी थी, और जिसमें 4 बार अपराधियों को गोली लगी टखने पे। तो जो दिन दहाड़े लूटें होती थी उसमें बहुत ड्रास्टिकली कमी आई थी। फिर युवाओं को मोटिवेट करने के लिए मैं भागवत गीता की प्रतियां बांट रहा था, भागवत गीता के बारे में बता रहा था, नई दिशा में ले जा रहा था। तो उसमें अचानक ये कोविड-19 का झटका आया और हमने इसको बखूबी इससे लड़ा, और इसमें लोगों का सहयोग भी रहा, ग्वालियर शहरवासियों का सहयोग रहा।
और सब ने कंधे से कंधा मिला करके सभी सिस्टर एजेंसीज़ ने, प्रशासन हो, मेडिकल वर्कर्स हो या नगर निगम के सफाई कर्मी हो, पुलिस वाले हों, सब ने, और इवन मीडिया जगत के लोग, उनका बहुत बड़ा योगदान था। सब लोगों ने मिल करके बखूबी इस पूरे ग्वालियर अंचल में, ग्वालियर शहर में कोविड-19 महामारी को झेला, लड़े। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश भी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्वालियर मॉडल की तारीफ कर रहे थे। सर, हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि आप लोक कल्याण के लिए प्रभु ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर के पाठ करना, भक्ति करना, इसके प्रति भी आप काफ़ी जागरूक रहे हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा आप अपने विचार। देखिए, ये तो आपकी इनर कॉन्शियंस का सवाल है। मैंने पिछली बार भी बताया था कि मैं आस्तिक बहुत बाद में हुआ। पहले मैं भी बड़ा एंग्री यंग मैन था। अपने स्टूडेंट डेज में मैं मार्क्स को पढ़ता था, ओशो को पढ़ता था, लेकिन पिछले 6-7 सालों में हाँ काफ़ी ज़्यादा मेरी आस्तिकता बढ़ी। मैं धार्मिक हुआ, आध्यात्मिक ज़्यादा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि, ऐसा मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को एक बैलेंस जीवन जीना चाहिए। उम्र के आखिरी पड़ाव पे पहुँचने पे या जब आपकी लेटर एज आती है तो व्यक्ति महसूस करने लगता है कि जीवन की सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, कहाँ एनर्जी इन्वेस्ट करना है। और तो निश्चित तौर पे आदमी एक जो बुद्धा ने कहा था मिडिल पाथ, उसको अपनाने लगता है। ज़्यादा संयत जीवन जीना, ज़्यादा संयमित जीवन जीना, ज़्यादा करुणा का जीवन जीना, प्रेम का जीवन जीना, प्रभु आराधना का जीवन जीना। तो मेरे जीवन में भी ऐसा परिवर्तन आया, और फिर मैं लोगों को मोटिवेट भी करने लगा। जो भी मेरा स्पेयर टाइम रहता है, मेरा जो कोर पुलिसिंग वर्क है, सुपरविज़न का वर्क है, उसके अलावा जो मेरे पास टाइम बचता है, उस टाइम में मैं किताबें पढ़ना, लोगों को मोटिवेट करना, भागवत गीता के बारे में बताना। इस समय मेरा सबसे बड़ा जो पैसन है वो पर्यावरण संरक्षण है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, ये बात सच है। सर, हम एक चीज़ और देखा कि आपने कर्मचारियों को जिन्होंने कोरोना के ऊपर लापरवाही बरती, उस पर भी आपने कड़ा निर्णय लिया, कड़े निष्कर्ष निकाले। इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो प्रशासनिक मशीनरी है उसको डिलीवर करना है, और क्योंकि शासन की ऐसी अपेक्षा है और आम जन की ऐसी अपेक्षा है, और हम सभी को टैक्स पेयर्स की मनी से वेतन मिल रहा है, बहुत सारे इमोलूमेंट्स मिल रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, प्रोफेशनल एथिक्स यही कहती है कि हमें जिसको जो मैंडेट मिला है, पुलिस वालों को जो मैंडेट है, प्रशासन को जो मैंडेट है, मेडिकल जो वर्कर्स हैं उनको जो मैंडेट है, तो हमें अपना द बेस्ट देना है, हमें परफॉर्म करना है, डिलीवर करना है। वही प्रोफेशनल एथिक्स की मांग है, और इस पे मैं कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। जो भी अपने कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनको परफॉर्म करना है। आप जब ड्यूटी आवर्स में रहें, आप डिवोशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, ऑनेस्टी के साथ परफॉर्म करें, और आप स्वयं अपने को जज करें कि पिछले हफ्ते जो मेरा आउटपुट था, इस हफ्ते उससे ज़्यादा मुझे आउटपुट देना है। तो इस पे मेरा ज़्यादा जोर रहता है। जी हाँ, मैं काफ़ी डिसिप्लिनरी हूँ, मैं अनुशासन प्रिय हूँ, लेकिन अगर कोई पुलिसकर्मी अच्छा काम करता है, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीवर करता है, तो तत्काल मैं इनाम भी देता हूँ। कई ऐसे अवसर रहे जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मियों ने बहुत अच्छा काम किया, अपराधियों की धरपकड़ में या क्राइम वर्क में या ह्यूमैनिटेरियन फेस प्रोजेक्ट करने में पुलिस का, मैंने तत्काल उसको इनाम भी दिया। लेकिन अगर कोई डिलीवर नहीं करता और जो सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स हैं उनके अगेंस्ट आचरण करता है, तो निश्चित तौर पे डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए उसको जो भी विभागीय कार्रवाई अपेक्षित रहती है उसको भी मैं तत्काल करता हूँ। सर, हमने एक चीज़ और आप में देखी कि आपने अपने वीरों को स्वयं जा कर के गर्म पानी, चाय, कॉफ़ी और इवन गर्म पानी की बोतलें तक आपने अपने हाथ से दी। इसके पीछे आपका क्या सोच थी, क्या आपका निर्णय? देखिए, जो फोर्स है मेरे अंडर में, जो अधीनस्थ कर्मी हैं, उनको अगर मैं सही लीडरशिप नहीं दूंगा और उनसे एक कनेक्ट नहीं रखूंगा, लाइव जो है कनेक्ट, और
उनसे हम इम्पैथाइज नहीं करेंगे। जैसे आपने देखा जो हमारा रियल में फ्रंट लाइन वर्कर है, वो मेरा पुलिसकर्मी है, पुलिस का जवान है, बेचारा धूप में खड़ा होकर के नाकाबंदी कर रहा है, नाका चेकिंग कर रहा है और कंटेनमेंट एरिया को गार्ड कर रहा है, मेडिकल टीम के साथ घूम रहा है। तो एज सीनियर मोस्ट ऑफिसर इन ग्वालियर जोन, एज उनका लीडर, मैं अगर मौके पे जा कर के उनको गर्म पानी ना पिलाऊं, चाय ना पिलाऊं, उनका जो समस्या है उसके साथ एम्पैथाइज ना करूं, तो मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा लीडर हूं और अच्छे उनसे रिजल्ट्स की आशा कर सकता हूं। अगर मैं स्वयं बाहर नहीं निकलूंगा, उनको मोटिवेट नहीं करूंगा, तो मैं कैसे, किस नैतिकता के माध्यम से उनसे अच्छे रिजल्ट्स की अपेक्षा करूंगा। इसलिए इस पूरे कोविड-19 महामारी से लड़ने के दौरान कई बार मैं स्वयं निकला और जहाँ जहाँ हमारे नाके लगे थे, पुलिसकर्मी तैनात थे, धूप में तैनात थे, मैं गया उनके पास, उनको मैंने गर्म पानी दिया, चाय दिया, उनको नाश्ता दिया, उनको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। तो मुझे लगता है कि जो भी लीडर है सभी को ऐसा करना चाहिए। सर, हम आपसे एक चीज़ और ये जानना चाहेंगे कि अभी बहुत से मज़दूरों का पलायन हुआ, जैसा कि आपने देखा है, सभी अपने रोज़गार को लेकर अपने अपने गांव पहुंचे। उसमें पुलिस प्रशासन ने उनकी किस तरह मदद करी या उनकी किस तरह सहायता आप लोग के माध्यम से हुई? देखिए, ये जो माइग्रेंट लेबरर्स थे उनका रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, रिवर्स माइग्रेशन। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ के जो माइग्रेंट लेबरर्स काम की खोज में दिल्ली, नोएडा, बॉम्बे, तमिलनाडु गए थे और अचानक जब ये कोविड-19 पैंडेमिक आया तो पैनिक में वो लोग रिवर्स माइग्रेशन किए, अपने अपने घरों को वापस लौटे। आपने देखा सब तरह का ट्रांसपोर्ट बंद हो गया था, पैदल चल करके आए 20 दिन 25 दिन। कई तो नज़ारे इतने दर्दनाक थे, मैंने अभी भी मेरी आंखों के सामने वो तस्वीर तैर रही है कि एक महिला अपने 1 साल के बच्चे को गोद में लिए थी, सर पे गठरी रखे थी और 4 साल के बच्चे को हाथ पकड़ के चला रही थी। इतना दर्दनाक नज़ारा था। सभी स्वयंसेवी संगठनों ने बहुत अच्छा काम किया, उनको रास्ते में खाना देने का, उनको पानी पिलाने का, आश्रय देने का। मध्य प्रदेश शासन के भी ऐसे निर्देश थे कि उनको आश्रय देना है, उनको मेडिकेशन देना है। तो पुलिस विभाग ने यहाँ पर ग्वालियर डिवीज़न में और ख़ासकर ग्वालियर ज़िले में बहुत अच्छा काम किया। कई जगह हमने ऐसे होल्डिंग एरियाज़ बनाए थे, आश्रय स्थल बनाए थे, जहाँ हम लोगों को खाना देते थे, पानी देते थे, उनका मेडिकल चेकअप कराते थे। कई बार, कई अवसरों पे हमने मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पे, मध्य प्रदेश शासन की ऐसी मंशा थी कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं दी जाएं, हमने गाड़ी करके उनको उनके गंतव्य स्थान तक, जहां उनका डेस्टिनेशन था, छोड़ने भी गए। और अब तो हमारे मध्य प्रदेश शासन ने भी ये जो माननीय प्रधानमंत्री साहब का अभी 20 जून की घोषणा हुई है कि 125 दिन का जो काम देना है, जो वापस घर आए हैं, गांव आए हैं, और उनको 25 नए जॉब रोल्स भी मनरेगा के तहत ऐड किए गए हैं। तो काफ़ी अच्छे प्रयास चल रहे हैं और पुलिस ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। जो ह्यूमैनिटेरियन वर्क था, ह्यूमैनिटेरियन हमारा जो साइड है, उसमें जितना हमसे संभव हो सका हमने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। सर, एक बात ये कहने की नहीं है, ये हम सभी जानते हैं कि पुलिस का काम बहुत स्ट्रेस भरा होता है और नो डाउट उनको जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक आम जनता इतने बेखौफ रूप से इस शहर में चल देती है, तो उनके उत्साहवर्धन के लिए आपने क्या प्रयास किए हैं जिससे कि वो लोग भी अपने स्ट्रेस को कम कर सकें? देखिए, पुलिस का जॉब बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एक जो आर्मी का जवान है, पैरामिलिट्री का जवान है, मैं पैरामिलिट्री में डेपुटेशन में रहा हूँ आईटीबीपी में, उससे भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल जॉब एक पुलिस कांस्टेबल का है। पैरामिलिट्री का जो जवान है, आर्मी का जवान जो बॉर्डर पे खड़ा है, उसको तो मैंडेट क्लियर है कि सामने जवान दिख रहा है, एक गोली एक दुश्मन, उसमें तो कोई किंतु परंत है नहीं। एक पुलिस कांस्टेबल जब किसी चौराहे पे खड़े होके किसी गली में और 200-300 लोगों की एजिटेटेड मॉब को
आक्रोशित भीड़ से जूझता है, उस समय जो रिक्वायर्ड है उससे कंपोजर, मेंटल काम और उससे जो लीडरशिप और उससे डिस्क्रेशन किस तरह इस्तेमाल करना है, मुझे नहीं लगता कि और किसी के अंदर हो सकता है। तो हमारा जो बीट पे काम करने वाला पुलिस कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, वो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, चैलेंजिंग सिचुएशन में काम करते हैं। कई बार अनावश्यक दबाव भी आते हैं, मुझे ये कहने में कोई एतराज़ नहीं है, चाहे पॉलिटिकल पर्सोना हो या इवन जर्नलिस्ट हो, या हो सकता है पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हों। कई बार जजमेंट की गड़बड़ी हो जाती है, हो सकता है गलत तरीके से उनको मिसजज किया जाता है, हमारे पुलिसकर्मियों को, उनके एक्ट को मिसजज किया जाता है। उसने सही रोका था किसी को कि आपको रुकना है ट्रैफिक लाइट पे, बाद में उसको बेचारे को पनिश करने के लिए दबाव डाला जाता है कि नहीं इसको सस्पेंड करिए। एज लीडर मेरा ये रोल है, मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ मैंने इसको बखूबी निभाया है। अगर मुझे लगा है कि हमारे पुलिसकर्मी की गलती नहीं है तो मैंने उसका कभी भी नुकसान नहीं होने दिया, और ना मैं किसी दबाव के सामने झुका हूँ और ना मैं झुकूंगा। यही मेरी स्ट्रेंथ रही है। सर, एक चीज़ और हम देखने में आ रही है कि नगर निगम, डॉक्टर, पुलिस नो डाउट अपनी जान पे खेल करके इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं, देश को बचा रहे हैं, लेकिन जब वो अपने घर जाते हैं, अपने मोहल्ले जाते हैं, अपने अपार्टमेंट में जाते हैं, तो वहाँ के लोग उनसे डरे और भयभीत रहते हैं। तो उसके बारे में आपका क्या सोचना है जिससे वो लोग? देखिए, कोविड-19 महामारी का ऐसा हवा खड़ा किया गया है और कुछ न कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि ये कॉन्टेजियस है, कॉन्टेक्ट से फैलता है। कई ऐसे आए हैं उदाहरण कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे हेल्थ वर्कर्स हों, प्रशासन के लोग हों, पुलिस के लोग हैं, बेचारे 24 घंटे दिन भर काम करते हैं। जब वापस आते हैं अपने रेजिडेंशियल एरिया में, कॉलोनी में, लोगों ने उनसे दूरी मेंटेन करने की कोशिश करी है। इसीलिए शासन का ऐसा भी प्रयास रहा कि जो भी फ्रंट लाइन वर्कर हैं वो जो अपना काम करने का जो उसका जगह है वहीं पे उसको रहने की व्यवस्था की जाए। कई जगह हमने जो नाका चेकिंग में पुलिसकर्मी लगे थे उनको वहीं पे हमने बगल की बिल्डिंग में रहने की व्यवस्था कराई। इवन जो लौटते भी थे हमारे पुलिसकर्मी, हम उनको उनके परिवारों से अलग रखते थे। लेकिन मुझे लगता है कि ग्रेजुअली, धीरे धीरे लोगों की एम्पैथी बढ़ती गई और लोगों ने सोचना शुरू किया कि नहीं, बहुत ज़्यादा इस तरह स्टबॉर्ननेस नहीं होना चाहिए, हमें एम्पैथाइज करना चाहिए इन वर्कर्स के साथ। और धीरे धीरे स्थितियाँ इम्प्रूव हुई। लेकिन हाँ, शुरू में ज़रूर ये बात थी, और जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन सभी को हमें सपोर्ट देने की ज़रूरत है, मोटिवेट करने की ज़रूरत है, उनके साथ एम्पैथाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हीं लोगों ने इस विभीषिका से हम सभी को बचाया है। सर, अभी शासन ने एक और नई स्कीम बनाई है, हमारे गृह मंत्री ने, कि स्पॉट पे एफआईआर। तो ये स्पॉट पे एफआईआर ये क्या है और इससे किस तरह फ़ायदा मिलेगा लोगों को, इसके बारे में भी हम आपसे जानते हैं। देखिए, माननीय गृह मंत्री जी की बहुत अभिनव योजना है, बहुत अच्छी योजना है एफआईआर आपके द्वार। इसमें अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हर रेंज हेडक्वार्टर के ज़िले के सिर्फ 2 थाने में, जैसे ग्वालियर में यहाँ पे यूनिवर्सिटी और एक देहात का थाना है घाटी गाँव, वहाँ चल रहा है। तो हमारी जो डायल 100 की सिस्टम है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर व्हीकल है एफआरवी, जब भी कोई डायल 100 पे कॉल आती है तो उसको तत्काल डाइवर्ट होती है कॉल, और जो नियरेस्ट एफआरवी है उसको बोला जाता है कि आप रश करो, वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई है। तो पहले जो एफआरवी सिर्फ जाकर के घटनास्थल को गार्ड कर दिया और फिर रेगुलर थाने की पुलिस आती थी, वो कार्रवाई करती थी, या उसको बोला जाता था आवेदक को कि थाने में आके रिपोर्ट कराओ। अब मौके पे ही रिपोर्ट लिखते हैं, उसमें पूरा इक्विपमेंट्स दिए गए हैं कि उसमें डोंगल है उनके पास, लैपटॉप है, और वहीं पे बैठ के एफआईआर। कई बार अभी ये आया कि भाई इंटरनेट कनेक्टिविटी मौके पे नहीं मिल रही, तो ये कहा गया है कि अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी वहाँ पे नहीं मिल रही तो आप ऑफलाइन ले लें, आप जीरो पे नालसी ले लें, देहाती नालसी जो कहते हैं, लेकिन मौके पे ही एफआईआर हो, ताकि ऑलरेडी जो डिस्ट्रेस सिचुएशन में है आवेदक, उसको और ज़्यादा परेशानी न भोगना पड़े, वो कहा जाए कि तुम थाने पे आके रिपोर्ट कराओ। तो ये माननीय गृह मंत्री जी की बहुत अभिनव योजना है, अच्छी योजना है,
और उसको सभी क्वार्टर से सराहा जा रहा है। सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाल टिपारा हमारी एक बहुत बड़ी गौशाला है जहाँ पे आपने काफ़ी कुछ कार्य किए हैं, और अभी आपने हाल ही में वहाँ पे एक बांस की कुटिया का भी इनाग्रेशन किया है, तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है, इसके प्रति भी हम जानना चाहेंगे। देखिए, जो देशी गौवंश है इसकी महत्ता को हम सभी को समझना होगा। अभी भारत सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का ये टास्क था कि अपनी जो इंडिजिनस काऊ ब्रीड्स हैं उन सभी के जो जीन स्ट्रेन हैं उसको पता करना है और इनलिस्ट करना है कि हमारे यहाँ का देशी नस्ल कौन कौन था। और उस कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। उस कमेटी ने अभी तक 43 जो देहाती नस्लें हैं, देशी नस्लें हैं, उनको इनलिस्ट किया है। जैसे मेरे बांदा की, बुंदेलखंड की केनकथा एक देसी नस्ल की गाय है, साहिवाल है पंजाब हरियाणा की, फिर गुजरात की 2 हैं, काकरेज और गिर नस्ल है, फिर गंगा तीरी है, निमाड़ी है, पुंगानूर है चित्तूर के आसपास की, जिसका दूध भगवान वेंकटेश पे चढ़ाया जाता है। फिर नॉर्थ केरला की बहुत अच्छी छोटी सी नस्ल की गाय है, बेचूर है, जिसका मिल्क का जो मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छा होता है। तो आपने देखा कि हमारी जो देशी नस्लें थी गाय की, देशी नस्ल की पहचान कैसे होती है, उसमें कुबड़ होता है, हम्प होता है, और कहते हैं उस कुबड़ में सूर्य नाड़ी होती है। जो होलिस्टीन फ्रीजियन है उसका जो बैक होता है, रीढ़ की हड्डी, वो फ्लैट होती है। तो जो देशी गाय है उसके दूध में A2 प्रोटीन होता है, उसके मिल्क में वो A2 प्रोटीन बहुत अच्छी प्रोटीन होती है। और ये जो होलिस्टीन फ्रीजियन है उसके मिल्क में A1 प्रोटीन होता है, उसको अब हानिकारक मानते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि देशी गाय का संरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए, देशी गाय के दूध को, ईल्ड को बढ़ाया जाना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है ग्वालियर में कि लाल टिपारा में इतनी अच्छी गौशाला मौजूद है। हालांकि ये नगर निगम द्वारा संचालित है, लेकिन जब से वहाँ पर एक कृष्णायन गौशाला हरिद्वार से संत लोग आए हैं, उनकी जो सेल्फलेस सर्विस है, कमिटमेंट है, पैशन है गौ सेवा का, और उन्होंने जब उससे उस काम को संभाला है, बहुत अच्छी गौ सेवा वहाँ पे हो रही है, गौवंश का संरक्षण हो रहा है। और शायद पूरे प्रदेश में, इवन दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ पे सीखने आते हैं, ये मॉडल बन गया है। अभी वहाँ पे गोवंश की संख्या ज़्यादा हो गई है, तो उसको जो स्पिल ओवर है उसको शिफ्ट करने की बात चल रही है। नौलंदा में नई जगह तलाशी गई है, रानी घाटी में, इस तरह करके 4 जगहें चिन्हित हुई हैं जहाँ पे इस एक्सेस गोवंश को शिफ्ट किया जाएगा। तो मेरा अब इसमें बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है गोवंश संरक्षण पे, देशी गाय के गोवंश संरक्षण में, क्योंकि इतना अच्छा है उससे गोवंश, जो देशी गाय है उसका दूध मैंने बताया A2 प्रोटीन होता है। फिर उसका जितना पंचगव्य है, गोमूत्र है, अगर आप कोई गोमूत्र नियमित रूप से सेवन करें, आप देखें उसको कभी कैंसर नहीं होगा। फिर पंचगव्य से बहुत सारे, अभी आपने देखा कि जंगल काटे जा रहे हैं, पेड़ काटे जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ डेथ हुई, गमी हुई, तो लोग उसका चिता जलाने में लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अभी उन्होंने बहुत अच्छा एक सिस्टम निकाला है कि गोबर से गो कास्ट बना रहे हैं, और लकड़ी की जगह गो कास्ट से आप शव को दहन करिए, शव को जलाइए, तो आपको लकड़ी बचेगी। फिर भी बहुत सारे पंचगव्य से नई नई आयुर्वेदिक औषधियाँ बन रही हैं। तो देशी गायों का संरक्षण में काफ़ी ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हूँ, और हर व्यक्ति को करना चाहिए, और देशी गाय की महत्ता को समझना चाहिए, और देशी गाय की जो नस्ल है उसकी प्योरिटी बढ़ानी चाहिए। अब नए नए प्रोग्राम लॉन्च हो रहे हैं कि ये सारे जो अपने इंडिजिनस काऊ ब्रीड्स हैं उन सब के जीन स्ट्रेन को एक्सट्रैक्ट करके और नस्ल की प्योरिटी बढ़ानी, मतलब साहिवाल का मतलब है 100% साहिवाल, गिर का मतलब है 100% प्योर गिर, इस तरह करके काम चल रहा है। सर, हमने एक चीज़ और आपसे देखी है कि आपने पर्यावरण में और आपने वृक्षारोपण में तो काफ़ी काम किए हैं। अभी हाल ही में आपने थानों में जा करके जल संचय के लिए भी आपने एक शुरुआत की है, क्योंकि अब बरसात भी आ रही है और जल संचय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि इसके प्रति आपके क्या लगे। देखिए, आप सोचने की कोशिश करें कि आखिर प्रतिदिन हम कितना ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। पहले आप गांव की अगर बात करें
तो हम बाल्टी और लोटे से नहाते थे, कितना कम पानी इस्तेमाल होता था। लेकिन ज्यों ज्यों लोग मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल अपना रहे हैं, अब हम शावर इस्तेमाल करने लगे। शावर में कितना पानी ज़्यादा लगता है। फिर हम वॉश बेसिन या आपका वॉश बेसिन है, फिर वॉशिंग मशीन है, मतलब हमारी जो मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल है इट डिमांड्स मोर एंड मोर वाटर। लेकिन पानी आएगा कहाँ से? टोटल जो वाटर है पृथ्वी पर उसका सिर्फ 3% मीठा पानी है, इस्तेमाल लायक पानी, बाकी तो समुद्र का खारा पानी है। तो आपको जितने भी ये ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर थे वाटर हार्वेस्टिंग के, रेन वाटर के, पहले तालाब थी, बावड़ी थी, कुएं थे, अब आपने देखा कई गांव में तालाब लोगों ने इंक्रोच कर लिए, खेती कर डाली, अब तालाब बचे नहीं हैं। और जो जमीन के अंदर संचित वाटर था एक्वाफर्स में, जब से मोटर का युग आया है आपने ट्यूबवेल लगाया और वो भी हजारों सालों का संचित पानी, पुरखों का पानी आपने निकाल के बर्बाद कर दिया। तो ये तो अनैतिकता है। तो आपको करना क्या है कि हर आदमी संकल्प ले कि मैं जितना पानी साल में इस्तेमाल करूंगा उतना पानी हार्वेस्ट करूंगा, पानी की खेती करूंगा, पानी को इकट्ठा करूंगा। ये कल ही मैंने महाराजपुरा पुलिस लाइंस, हजीरा पुलिस लाइंस, पुलिस और ये अपना पुलिस कंट्रोल रूम, एसपी ऑफिस में जो बिल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, और उन बिल्डिंग्स का जो रूफ सरफेस एरिया है उसमें जितना भी पानी बारिश का गिरेगा वो पूरा पानी हार्वेस्ट होगा, उसको फनल करके फिर फिल्टर करके वहाँ जो उस परिसर में ट्यूबवेल है उसके बगल में हम वाटर अंदर डालेंगे, वाटर टेबल को रिचार्ज करेंगे। और अगर 37 इंच पानी हुआ तो हम करीब 53 लाख लीटर पानी की खेती करेंगे, पानी का संचयन करेंगे, पानी को हम ट्रैप करेंगे, रेन वाटर को ट्रैप करेंगे। तो ये हर को सोचना होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एक्साइज है, जितनी भी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स हैं, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, सभी को रूफ वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए। सर, आपने अपना अमूल्य समय निकालकर हमारे स्टूडियो आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।